तो 85% आबादी में एक भी संत नहीं है जिसको वो मंच पे बिठा सकते थे। कितना कठिन सवाल है। दूसरा, एक भी महिला नहीं थी, कोई साध्वी नहीं थी। तो ये क्या सोच है? मतलब जाति की सोच तो है ही, लिंग भेद की सोच भी इनकी है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, जितने भी लोग जा रहे हैं वो सब गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। सदन जब चलेगा तो हमारा भाई जो जाबाज शेर है चंद्रशेखर आजाद, वो लड़ेंगे सदन में आडंबर, पाखंड और जातंग। पढ़ के अच्छा पास हो गया तो फिर इंटरव्यू के नंबर में इनने उसको फेल कर दिया। दोनों को जोड़ के नंबर नहीं दे रहे हैं, दोनों को पृथक कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज हमारे साथ फिर से एक बार है दामोदर यादव जी, लोग जिन्हें दमदार यादव भी बोल रहे हैं, और ये अब बहुजनों की आवाज़ बन चुके हैं मध्य प्रदेश में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। और बहुजनों की आवाज़ को आप बहुजनों तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। सर मेरा पहला सवाल यह रहेगा कि कल 16 तारीख थी और आपने एक घोषणा करी थी कि मैं संविधान बचाओ यात्रा करूंगा, लेकिन अब उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जैसा मुझे आपसे जानकारी मिली है सोशल मीडिया से कि वो 6 तारीख से होगी, तो क्या है मामला? देखिए, ऐसा है सुमित भाई, बड़ा कष्ट की बात है कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, और जब हमने संविधान बचाओ यात्रा निकालने का निर्णय लिया तो उस यात्रा को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार, उनका प्रशासन एक्टिव हो गया और उन्होंने लिखित में हमारी परमिशनों को कैंसिल किया है। जिन जिन जिलों में, जिन जिन विधानसभाओं में यात्रा निकलनी थी, वहाँ के एसडीएम्स ने, वहाँ के कलेक्टर एसपी ने बात की, और जब हम नहीं माने तो वहाँ के एसडीएम्स ने कायदे से लिखित में ऑर्डर कर दिया कि आपकी ये वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इसलिए आप यात्रा ना करें। मैं ये कहता हूँ, बड़ा सवाल है कि इस देश में संविधान के प्रति जागृति लाने वाली यात्रा, लोगों को हक अधिकारों के प्रति जागरूक करने वाली यात्रा, जिसका नाम ही संविधान बचाओ यात्रा था, उसके लिए तो अनुमति नहीं दी जा रही इस देश में। और एक व्यक्ति है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, 28 साल का नौजवान, जो पूरी तरह से बाबा साहब का अपमान करते हुए गैर संवैधानिक यात्रा को 3-3 राज्यों से निकाल रहा है। उसको सरकार जो है स्वागत करने के लिए खड़ी है, सुरक्षा देने के लिए खड़ी है। तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन इससे हम लड़ेंगे और हर हाल में ऐसी सरकारों को भी सबक सिखाएंगे। सर, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो यात्रा निकलने वाली थी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन आप कोर्ट जाने वाले थे, आपका कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो उसके बारे में अभी तक क्या अपडेट आई है? देखिए, हम कोर्ट गए हुए हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार हमारा प्रयास रहा कि यात्रा पूर्ण ना हो पाए और उसके पहले हमारी सुनवाई हो जाए। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनने कहा है कि कोशिश है कि आज ही सुनवाई हो जाए, और उसमें अब हम लोगों ने 2-3 चीज़ें और ऐड ऑन की हैं। पहले तो हम सिर्फ इसके लिए गए थे कि ये गैर संवैधानिक यात्रा रोकी जाए। गैर संवैधानिक इसीलिए है क्योंकि उसमें पंथ निरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, लेकिन उसके बाद भी वो एक धर्म का राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हमने ये भी उसमें ऐड ऑन किया है कि चूंकि ये अगली यात्राएं भी करना चाहते हैं और उनकी घोषणा कर चुके हैं, तो फिर अगली यात्राएं देश के अन्य कोनों में करना चाहते हैं तो इनकी वो यात्राएं भी रोकी जाए। इसके साथ साथ इनकी कथाओं को भी बैन किया जाए, जिससे इन्हें सांप्रदायिकता फैलाना, छुआछूत फैलाना और अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो कथावाचक है वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या छुआछूत फैला रहे हैं? ये तो उनका भी एक राइट है ना, संवैधानिक हक उन्हें भी दिया गया है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके। धर्म का प्रचार करें, इसमें उनका स्वागत है। कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर अपने धर्म का प्रचार करे, उसकी अच्छाइयाँ बताए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन किसी की पर्ची निकाल के अंधविश्वास फैलाना, ये अंधविश्वास की श्रेणी में ही आता है, और हमारे भारतीय कानून के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से ये एक अपराध है। और अगर नहीं होता तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र से कथा अधूरी छोड़ के नहीं भाग के आते। हाँ, वहाँ पे अंधविश्वास उन्मूलन जो संस्था है, उसने जब केस किया तो भागे ना वहाँ से भागे। तो अंधविश्वास अब मध्य प्रदेश में भी नहीं फैलाने दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी, उसी मंच से बैठ के कह रहे हैं हिंदुओं 20 साल बाद अल्पसंख्यक हो जाओगे और मुसलमान इतने % हो जाएंगे, टोपी टोपी दिखाई देंगी, फिर तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तो सांप्रदायिकता भी फैलाने का काम कर रहे हैं। उसी मंच से कह रहे हैं कि छूत अछूत, दूर रहो, नहीं तो छूत हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। तो उनकी तो यात्रा जो पूरी है, जिसका हम सारांश देखें तो वो तो जाति के खिलाफ ही है कि जाति मिटानी है, भाईचारा बढ़ाना है, और आप बोल रहे कि वो जातिवाद बढ़ा रहे। अगर जाति मिटाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं उनके बुंदेलखंड में हो रही हैं, उस पर मौन क्यों रहते हैं? उस पर क्यों मौन है? कुशवा का अपमान, जाटव का अपमान, यादव का अपमान, लोधी का अपमान, पाल बघेल का अपमान,
कुर्मी का अपमान, सारे लोगों का अपमान हो चुका है सिर्फ जाति के आधार पे कि तुम इस जाति के नहीं हो, उच्च जाति के नहीं हो, तुम कथा कैसे पढ़ सकते हो, तुम मंदिर में कैसे जा सकते हो, तुम मंदिर के ऊपर कैसे खड़े हो सकते हो। इन चीज़ों पे अगर अपमान हो रहा है तब धीरेन्द्र क्यों चुप रहते हैं? नंबर पहला सवाल। दूसरा एक और गंभीर विषय है, अगर जाति पाति की ही विदाई धीरेन्द्र शास्त्री करना चाहते हैं तो दो बहुत गंभीर सवाल हैं। पहला तो ये कि अगर जाति पाति की विदाई करना है तो कल उनकी जो मंच थी, जो यात्रा का समापन उनने किया, उसमें 100 संत बैठे थे, तथाकथित संत मंच के ऊपर, और वो जो 3-4 रो में मिला के 100 बैठे थे। मैंने अपने साथियों से ढूंढवाया कि क्या इसमें एक SC वर्ग का है, क्या इसमें एक ST वर्ग का है, नहीं मिला। तो मैंने कहा OBC का तो जरूर होगा, यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, लोधी, कोई ना कोई तो होगा, केवट होगा, सैन होगा, साहू होगा, किरार होगा, कोई तो होगा, लेकिन एक भी नहीं मिला। तो 85% आबादी में एक भी संत नहीं है जिसको वो मंच पे बिठा सकते थे। कितना कठिन सवाल है। दूसरा, एक भी महिला नहीं थी, कोई साध्वी नहीं थी। तो ये क्या सोच है? मतलब जाति की सोच तो है ही, लिंग भेद की सोच भी इनकी है। और इसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री के पास हो तो जवाब दे दे धीरेन्द्र कि जात पात की करो विदाई, ऐसे विदाई करोगे? और मैं तो ये भी कहता हूँ, ना सिर्फ ब्राह्मण जाति में भी जो ढंग के संत हैं, प्रेमानंद जी तो नहीं थे वहां पे। प्रेमानंद जी का सम्मान इन सब की तुलना में ज्यादा है, ये कथावाचकों की तुलना में, मानते हैं लोग, लेकिन उनको भी मंच पे नहीं बिठाला। लेकिन सर आप तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कितना ही बड़ा क्रिकेटर हो, कितने सारे पूर्व क्रिकेटर है, शिखर धवन है, उमेश यादव है, कुलदीप यादव है, शिल्पा शेट्टी हो, संजय दत्त हो, और भी बड़े फिल्म स्टार है, सभी यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। अगर यात्रा में नहीं पहुंच रहे हैं तो वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं। कुलदीप यादव, उमेश यादव और ये जो राजपाल यादव और फिर बाद में मोहन यादव भी कल पहुंच गए। ये यादवों को तो ज्यादा इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि एक यादव ही उनकी यात्रा का विरोध कर रहा है। हाँ, निश्चित रूप से उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो अभी मैं प्रखरता से विरोध करना चालू किया, 7 दिन तक अकेले गाली सुनता रहा, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि लाखों लोग उनकी यात्रा का विरोध कर रहे हैं, उनके पाखंड आडंबर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी से भी उनकी बहस हो गई थी। उसके कुछ दिन पहले उनके भाई ने एक घटना कर दी थी, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ही चुनौती दी थी और फिर उनके भाई पे एट्रोसिटी एक्ट भी लगा था। तो आज उन्होंने ये सोच लिया है कि हमें ये दिखाना है कि दामोदर यादव ने आरोप लगाना शुरू किया तो उन्होंने यादव जो सेलिब्रिटीज हैं उनको बुला लिया। दूसरा, उन्होंने देखा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का नेता ब्लेम कर रहा है और मुस्लिम विरोधी यात्रा को बता रहा है, तो 300 मुसलमान मैनेज करके कहीं से ले आए, उनको शामिल कर लिया। मैं फिर स्पष्ट सुमित भाई कह रहा हूँ, शिल्पा शेट्टी हो, चाहे शिखर धवन हो, चाहे कोई भी हो, इनकी जिनकी ईडी सीडी की जांचें चल रही हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ आ रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो धार्मिक आधार पर नहीं आ रहे, वो सत्ता का संरक्षण उन्हें कैसे मिले इसके लिए वो आ रहे हैं। सर मेरा सवाल ये रहेगा कि आप हमेशा इसको कहते हैं कि असंवैधानिक यात्रा है, संविधान के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन इसमें बड़े बड़े मंत्री शामिल हो रहे हैं, कल तो मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो कल की घटना को अगर देखेंगे, जब से वो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश की है, दिल्ली में जब यात्रा शुरू हुई तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आई, भाजपा की सरकार, और सारे मंत्री आए। जब वो हरियाणा में यात्रा पहुंची तो हरियाणा के मुख्यमंत्री आए, कई मंत्री पीछे घूमते रहे। लेकिन जैसे ही यात्रा उत्तर प्रदेश में आई तो वहां पे योगी का राज चलता है, योगी का जलवा चलता है, योगी का रुतबा चलता है। तो ना योगी आए ना कोई मंत्री आया, वो भी तो बाबा ही है ना योगी आए ना कोई मंत्री आया, ना बीजेपी का कोई उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता आया पूरे 3 दिन की उनकी यात्रा में यूपी में। और इसलिए नहीं आया क्योंकि योगी उनको कॉम्पिटिटर मानते हैं। हाँ, ये कोटा होता है भारतीय जनता पार्टी में आवाओं बाबाओं का, वो कोटा अगर योगी से पूरा हो रहा है तो एक दूसरा बाबा क्यों तैयार हो। अब इससे घबराए धीरेन्द्र शास्त्री, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, यात्रा बेरंग हो रही है, कोई बड़ा सत्ताधारी नहीं आ रहा है। तो फिर अब मोहन यादव जी हमारे भोले वाले हैं, बेचारे सीधे हैं, तो मोहन यादव को फिर दबाव बना के प्रभाव में लेके, या वो खुद स्वेच्छा से गए, मोहन जी जाने, लेकिन मोहन यादव जी को जानबूझ के कल बुलाया गया और खुद अपने हाथ से पूड़ी पे सब्जी रख के खिलाने का काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे थे, खुद भोजन करा रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्रियों को लिफ्ट ही नहीं देते थे। तो उधर योगी ने जब लिफ्ट नहीं दी तो मोहन यादव से लिफ्ट चाहिए थी। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जितने भी लोग जा रहे हैं वो सब गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मोहन यादव जी हो या मंत्री हो,
इसीलिए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने जिस संविधान की शपथ लेके वो पद ग्रहण किया, उस संविधान का पालन करने की उन्होंने कसम जो खाई है, उसके बाद अगर प्रियम्बल में ही लिखा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि ये राष्ट्र सभी धर्मों का रहेगा, पंथ निरपेक्ष रहेगा, और उस राष्ट्र की मांग वो पहले ही ये कर रहे हैं कि नहीं हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो फिर कैसे कोई जा सकता है? अगली बार की यात्रा में हम नोटिस देंगे, जो जाएंगे उनको भी। नहीं सर, अगली बात जो यात्रा है ना जिसकी बात कर रहे हो 3 पॉइंट, वो इसका नाम दिया जा रहा है, तो घोषणा भी हो गई है, दिल्ली से कन्याकुमारी कश्मीर तक जा रही है वो यात्रा, तो वो तो यात्राओं की घोषणा करते जा रहे हैं। आप दीजिए नोटिस, आप दीजिए सुप्रीम कोर्ट में अपील, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। नहीं, इससे फर्क पड़ेगा। हमें आज भी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि ये यात्रा, पहले हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, राज्यपाल साहब को चिट्ठी लिखी, उनसे मिलने गया हमारा प्रतिनिधिमंडल, तो उसमें हमें समय बहुत बीत गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, उसमें हमें कम से कम महीना 15 दिन पहले से पहुंच जाना चाहिए था। हम लेट पहुंचे, इसके लिए हमारी गलती रही, हमारी टीम की गलती रही। अब इस बार हम पहले से एक्टिव हैं और हमने पहले ही जबलपुर हाई कोर्ट के कम से कम 5-6 प्रमुख वकीलों से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों एक साथ याचिका लगा रहे हैं, तो जबलपुर हाई कोर्ट भी हम जाने वाले हैं कि यात्रा अगली ना हो पाए, और इसके साथ इनकी कथाओं में जो भाषा रहती है या तो उसको बंद किया जाए, बाउंड किया जाए इनको, या फिर इनकी कथाएं बैन की जाएं, और हमें कोर्ट से राहत मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। नहीं तो मेरी बात आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी से हो चुकी है, हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे यात्रा के खिलाफ, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना। उनके बदले में भी यात्रा निकालेंगे, और उसके साथ साथ सदन जब चलेगा तो हमारा भाई जो जाबाज शेर है चंद्रशेखर आजाद, वो लड़ेंगे सदन में आडंबर, पाखंड और आतंकवाद के खिलाफ। यात्राएं हो रही है इनके खिलाफ, वो बोलेंगे कि ऐसी यात्राएं नहीं होनी चाहिए, ऐसी यात्राएं नहीं होना चाहिए। ऐसी डिमांड, गैर संवैधानिक डिमांड को लेके अगर कोई निकलता है तो उसकी जगह जेल में होना चाहिए, उसको उल्टी सरकार सुरक्षा। आपकी यात्रा को लेकर उन्होंने एक बाइट में भी कहा है कि दामोदर जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं सही कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वही कहा, मुझे उनसे वही उम्मीद थी कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उन्होंने कहा। और बहुत सारे लोग आप देख रहे हो कि अब चंद्रशेखर भाई के बयान के बाद से तो और ऐसे तूफान सा खड़ा हो गया कि हर दूसरी रील धीरेन्द्र के विरोध में आ रही है, यात्रा के विरोध में आ रही है। यात्राएं रुकेंगी सुबेद भाई, विश्वास मानिए, यात्राएं भी रुकेंगी, और इनकी जो बेलगाम जुबान है, जिसमें ये संविधान को तोड़ने से लेके जातियों की बात बढ़ावा देने से लेके जो कर रहे हैं, वो सब पे भी रोक लगेगी। सर मेरा एक सवाल ये रहेगा, मैंने आपका पॉम्पलेट पढ़ा 6 दिसंबर वाला, जिसमें एक तीसरा पॉइंट लिखा हुआ था कि सिविल जज की जो भर्ती हुई है, शायद ये 2022 का रिजल्ट था ये वाला सिविल जज वाला, इसमें आप बोलते हैं कि अन्याय हुआ है, एक भी आदिवासी को सीट नहीं दी गई, आरक्षण के हिसाब से भी मतलब नहीं दी गई। तो आपका कहना था कि मैं सीएम आवास भी घेरूंगा, और एलओपी जो कि उमंग संघार जी खुद आदिवासी नेता है, उनका आवास भी घेरूंगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए आप, विपक्ष से जवाबदेही क्यों होगा आपके लिए? जी, देखिए, ऐसा है कि विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है, नेता प्रतिपक्ष की खासतौर पे ये जिम्मेदारी होती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उनको सवाल उठाना चाहिए और लड़ना चाहिए सड़कों पे। चूंकि वो आदिवासी ही वर्ग से आते हैं उमंग सिंगार, और 121 पद खाली होने के बाद भी एक का सिलेक्शन ना होना, उसके बाद भी अगर उमंग सिंगार का मुंह सिला रहे तो वो जवाब दे दें कि वो नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उनको कि कांग्रेस ने बनाया। और वो अगर भले ही कांग्रेस ने बनाया तो कांग्रेस को विपक्ष की मुख्य पार्टी इस जनता ने तो बनाया, तो उनकी जवाबदेही है, और उस समाज के प्रति भी जवाबदेही है जिस वर्ग से वो आते हैं। तो क्यों चुप होके बैठे हैं? मोहन यादव जी की भी जवाबदेही है कि 5 पोस्ट थे, 9 पोस्ट थी अपनी इसकी ओबीसी की, उसमें से 4 ही क्यों, 5 ही क्यों हुए? और मोहन यादव जी की जिम्मेदारी तो सभी के लिए जवाब देने की बनती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने जगदीश देवड़ा जी के लिए कहा, डिप्टी सीएम है, एससी वर्ग से आते हैं, भाई 18 पोस्ट थी, सिर्फ 1 भरी गई। तो मेरा बड़ा सवाल यह है कि 2007 के पहले सुमित भाई ये परीक्षाएं एमपीपीएससी कराती थी, जब भाजपा की सरकार बनी तो उठा के हाई कोर्ट की चयन समिति को दे दिया, और हाई कोर्ट चयन समिति न सिर्फ परीक्षाएं करा रही है, उन्होंने नियम भी ऐसे कठिन लागू कर दिए हैं जिससे एससी एसटी ओबीसी वर्ग के बच्चे आ ही नहीं सकते। नहीं सर, क्या होता है, काफ़ी लोग ये आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है जब नंबर भी आ जाते हैं एससी एसटी और ओबीसी के तो नॉट सूटेबल करके इंटरव्यू में उनको हटा दिया जाता है। अक्सर ये आरोप लगते हैं कि ये काबिल ही नहीं होते, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जवाब है इस बात का। अगर हमारे एससी एसटी ओबीसी के बच्चे नहीं पढ़ते तो यूपीएससी का एग्जाम कैसे पास कर लेते हैं?
पीएससी का कैसे कर लेते हैं? क्या उसमें पद हमारे रिक्त रहते हैं? नहीं रहते हैं। यूपीएससी का जो सबसे कठिन एग्जाम इस देश के अंदर माना जाता है, उसमें जाटव का लड़का हो, आदिवासी का लड़का हो या फिर ओबीसी की लड़की हो, वो कैसे पास हो रहे हैं? तो निश्चित रूप से आपने कोई खामियां रखी हैं इस भर्ती में कि आरक्षित लोग ना आ पाए, पहली चीज। दूसरा इसका जवाब बता देता हूं। यूपीएससी के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में मेन एग्जाम को और इंटरव्यू के एग्जामों को नंबर को जोड़ के रिजल्ट दिया जाता है। हाँ, जोड़ के। और इसमें ये क्या कर रहे हैं आपको पता है कि अगर बच्चे की जानकारी नहीं, बच्चा परीक्षा में पढ़ के अच्छा पास हो गया तो फिर इंटरव्यू के नंबर में इनने उसको फेल कर दिया। दोनों को जोड़ के नंबर नहीं दे रहे हैं, दोनों को पृथक कर दिया है कि उसमें भी पास होना पड़ेगा, इसमें भी पास होना पड़ेगा, दोनों के नंबर ज्वाइंट नहीं किए जाएंगे। कारण क्या? मूल कारण है कि SC ST OBC के लोग ना आ पाए। अच्छा, यस, आरक्षण को जातिगत मानसिकता तो है ही 1000%, लेकिन किसी भी कीमत पे आरक्षण को खत्म करने का नया तरीका निकाला है। इनकी हिम्मत नहीं हम लोगों के मारे। नॉट सुटेबल वर्ड है। यस, ये आरक्षण को खत्म करने का। एग्जैक्टली, नॉट सुइटेबल का मतलब ही है, सुइटेबल अगर नहीं है तुम्हारी परीक्षाओं में तो कैसे कलेक्टर बन रहे हैं हमारे लोग, IAS IPS कैसे बन रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर और DSP कैसे बन रहे हैं? क्यों UPSC और उसको पास कर रहे हैं? इसका जवाब दे दे, हम मान जाएंगे कि हाँ सुइटेबल नहीं होंगे। और फिर दूसरी बात, आज भी इस देश के अंदर 70% राज्यों में ये परीक्षाएं वहां की PSC करा रही है। अच्छा। यस, फिर मध्य प्रदेश में क्यों दे दिया तुमने? और एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 2007 के पहले क्यों भर्ती हो जाती थी SC ST और OBC के लोगों की? तो ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे। एग्जैक्टली, आप पहले से ज्यादा पढ़ते, पहले से ज्यादा नंबर लाते हैं। तो आपने दे दिया हाई कोर्ट को, अब बच्चे लड़ने भी कहाँ जाएं बेचारे? सही बात है। अरे बोले कौन करा रहा है एग्जाम? बोले माननीय उच्च न्यायालय करा रहा है। तो अब वो कहाँ जाएंगे दरख्वास्त लगाने? हर बच्चा सक्षम तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। इसलिए ये लड़ाई उमंग सिंगार को, अगर जरा भी नेता प्रतिपक्ष में दम है तो उमंग सिंगार को लड़ना चाहिए, नहीं तो झूठे मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब नहीं देखना चाहिए। हमने तो कहा कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट कर रहे हैं कि कौन गुलाम है, कौन लड़ सकता है, और वो टेस्ट अभी उमंग सिंगार पे ही लगाया है जिसमें वो फेल होते दिख रहे हैं। धन्यवाद सर। आज थैंक यू सुमित भाई, आप बहुत अच्छी बहुजनों की आवाज़ और न्याय की बात पहुंचाने का काम कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, और अच्छी पत्रकारिता के लिए थैंक यू। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ दामोदर यादव जी थे, इन्होंने सिविल जज जो बड़ा मामला चल रहा है भर्ती का, उसको लेकर अपने बहुत अच्छा जवाब दिया जो अभी तक कोई बहुजन नेता दे नहीं पाया है, और लगातार ये बहुजनों की आवाज़ भी बने हुए हैं। तो आपको इनकी बातें, आप इनका समर्थन करते हो या नहीं करते हो, नीचे कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।